12,000 becomes rupees 18,000 rupees 12,000 becomes rupees 18,000 in 1.5 year. In 1.5 year, when invested at a certain rate, when invested at a certain rate of compound interest, full stop. Find the amount after 6 years. Find the amount after find the amount after 6 years. देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? नहीं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। यहाँ पर वो बोल रहा है ₹12,000 becomes ₹18,000 in 1.5 year when invested at a certain rate of compound interest। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा अमाउंट निकालने वाला ही बनता है। जैसे मान लीजिए हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है SI = P × R × T अपॉन 100। ठीक है। अब अमाउंट, अगर अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को अगर ऐड कर दें तो अमाउंट बन जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात आती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट का सीधा क्या होता है? E × 1 + R/100 तो इसमें क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकल जाता है सीधा, ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तो मैं इस फॉर्मूले को सीधा लगा दूंगा, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले प्रूव करके दिखाओगे, क्योंकि ये शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो ये सीधा लगा देना। अब उन्होंने क्या बोला है कि ₹12,000 becomes ₹18,000 in 1.5 year। तो इसमें ये मत सोचना ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन यहाँ क्यों आ गए सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो इस वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूजिंग AP, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूजिंग AP ही डिराइव हुआ है। ठीक है, वो डिराइव करना अपने सिलेबस में नहीं है, हमें डिराइव नहीं करना, हम तो सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे, उन्होंने बोला 12,000 रुपये का एक अमाउंट है जो कि किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करा जाता है, और वो 1.5 ईयर में कितना हो जाता है? 18,000 रुपीज़ हो जाता है। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ उसे। देखिए प्रिंसिपल दे रखा है ₹12,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें नहीं पता। ठीक, एन यहाँ पर होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर्स, 1.5 है। 1.5 ईयर्स को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 15/10, तो 2 5 3 5 2 7, तो 3/2 ईयर्स भी बोला जा सकता है। 1.5 बोल दो या 3/2 बोल दो, जैसी हमको ज़रूरत होगी हम वैसा यूज़ करेंगे। अच्छा, और अमाउंट कितना हो जाता है? 18,000 हो जाता है। तो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एन है, ए है, ये सब कुछ दे रखा है। तो हम ये कहेंगे अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट can be calculated
by the formula A is equal to P into 1 plus R upon 100 की पावर n। तो 18,000 अमाउंट तो हो गया 18,000, प्रिंसिपल कितना है 12,000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3/2 लिख दो। ठीक है, अब हमें R निकालना है, तो ये जो 3 0 है 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 6 2 12, 6 3 18। तो इसको पलट कर लिख दीजिए, ऐसे लिखो 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू, इधर 2 था इधर 3, इसको 2 को इधर ले जाओ, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2, ऐसे हो गया। ठीक है, अब मुझे R निकालना है, तो R किस तरीके से निकालें? बताइए जी, कोई तरीका समझ में आ रहा है R निकालने का? भाई पावर में 3/2 दे रखा है, पावर में 3/2 ना होता तो शायद हम इसे आसानी से निकाल पाते। सर ऐसे कर सकते हो 1/2 प्लस 2 पावर में 1/2 प्लस 2 इसको, ठीक है, इसे ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जब 3/2 आ रहा है ना, एक काम करें, पहले स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो। स्क्वायर करने से होगा क्या देखिए, 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। का स्क्वायर ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है पावर की पावर जो है, पावर की पावर अगर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर इज 4, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब इज इक्वल टू 9/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे, उन्होंने आपसे, देखिए हमारे दिमाग में एकदम से ये आता है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना क्या उतना आसान है? उतना आसान नहीं है। होल क्यूब हो रखा है यहाँ पर। थोड़ा सा आसान तो इस वजह से लग रहा है क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। स्क्वायर करने से जो अपॉन में 2 था, ये 2 वाला टर्म तो हट गया, तो पावर 3 आ गई। ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 इतना निकाला है ना, इसको इतना ही निकाल कर छोड़ दो। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स। वो कह रहे हैं कि 6 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, वो आप बता दीजिए। 6 साल में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिखिएगा अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स
इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6। अब शायद आप समझ गए होंगे कैसे होगा। प्रिंसिपल कितना है, वो तो चेंज नहीं होने वाला, 12,000 है। तो 12,000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6 है ना, उसको लिख दो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 का स्क्वायर। समझ गए? ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 पता है, और उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 3 2 6, और इस फॉर्मूले में मेरे को पावर 6 चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 तो मेरे पास है ना 9 अपॉन 4। ठीक, तो यहाँ लिखिए 12,000 इंटू 9 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो 12,000 इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 4 का स्क्वायर हो गया 16। हाँ जी, कर दो डिवाइड 16 से सीधा। 16 के टेबल में 16 7 सा 112, ठीक है, 16 7 सा 112 हो गया, 120 माइनस 112 हो गया 8, 8 0 80, 16 5 सा 80 और 1 0, तो 750 आ गया। 750 इंटू 81, ठीक है, इसको आसान बनाओ थोड़ा सा, 750 को लिख दो 250 इंटू 3 इंटू 81, ठीक है, बल्कि 250 इंटू 3 ना लिखकर 25 इंटू 30 करो, 25 3 75। ठीक, इस वजह से क्योंकि 750 का टेबल हमें पता नहीं, 25 का हमें पता है, और 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर ही देंगे, और 25 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 0 डला दो, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 2430 मल्टीप्लाई करिए, 25 0 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 25 0 ज़ा 0, 25 3 ज़ा 75, 7 कैरी, 25 4 ज़ा 100 और 7 107, 10 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और 10 60, रुपीज़ 60,750। ठीक है, तो 6 साल में अमाउंट इतना हो जाएगा। बताइए जी, क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद जो है आपका कौन सा था 16? यस सर। पेज नंबर 185। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो बताइए। पेज नंबर 185, पेज नंबर 185 का क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। अरे एक ही पर ही अटके वो देखें। चलिए देखिए, पेज नंबर 185 का क्वेश्चन नंबर 16 देखो। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ जी, क्वेश्चन 16 में ये बोल रहे हैं बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। तो दो नंबर्स के बीच में m नंबर्स को इंसर्ट करा जा रहा है कुछ इस तरह से कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो AP है। इसका मतलब 1 और 31 के बीच में m ना अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करे जा रहे हैं। अरिथमेटिक मीन समझ गए? और अरिथमेटिक मीन जो हमने बताया था कि इसमें हम ये कहते हैं कि कोई दो नंबर है, अगर मान लीजिए a है और b है, इसके बीच का अगर आपसे अरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो इसके बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो तो सीधा ये होता है a प्लस b बाई 2। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई हमको काफ़ी सारे 10 मीन्स इंसर्ट करने हैं, 15 करने हैं, 20 करने हैं, अगर वो करा जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो मैं बताता हूँ आपको अभी। इन्होंने कहा m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9। ठीक है, ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9। Find the value of m। ठीक है,
तो हियर वी आर asked to insert m numbers. Here we are asked to insert m numbers between 1 and 31. ठीक है, so a is equal to 1 and a is equal to 1 and b is equal to 31. ये हो गया। जब भी कभी दो नंबर्स के बीच में हमें काफ़ी सारे नंबर्स इंसर्ट करने के लिए बोला जाता है सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन ईपी, तो इसका मतलब हमको उसके बीच में कुछ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। हम उस केस में r कैसे निकालते हैं, कॉमन d कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। d का फॉर्मूला होता है इसमें b माइनस ए, here d is equal to b minus a upon m plus 1। क्यों? क्योंकि m नंबर्स बीच में इंसर्ट करे जा रहे हैं। अगर n इंसर्ट करे जाते तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 होता। ठीक है, तो b माइनस ए अपॉन m प्लस 1, तो b कितना है यहाँ पर, b है 31, a कितना है 1, 31 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, तो d इज इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंसेस एन एपी एंड द रेशियो ऑफ 7th and m-1th नंबर्स इज 5:9 गिवन a7 upon am-1 इज, इसका रेशियो दे रखा है 5/9, 5:9। ठीक है जी, तो a7 क्या हो गया यहाँ पर, अगर स्मॉल a7 होता तब तो मैं उसको लिखता a + 7 - 1 × d, a + 60। ये जो कैपिटल a7 है, मतलब आप बीच में कितने मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये जो कैपिटल A7 निकलता है, ये बीच में जो हम मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं वो होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा a + 7d होता है। इसमें a + 7 - 1 × d नहीं आएगा, ये सीधा सीधा a + 7d होगा। तो इसको आप लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट a + 7d अपॉन ये क्या हो जाएगा, a + m - 1 × d इज इक्वल टू 5/9। ये तो मुझे पता है a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 + 7d। अभी ऐसे ही लिखो, d ही लिखो बस ऐसे ही, 1 + m - 1 × d इज इक्वल टू 5/9। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 × 1 + 7d इज इक्वल टू 5 × 1 + m - 1 × d। तो 9 × 1 कितना हो गया, 9, और 9 × 7 = 63d। 5 × 1 कितना हो गया, 5, 5 × m - 1 × d। अब आप d वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 63d -5 × m - 1 × d इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 5 और -9, ये हो गया। यहाँ पर आप इधर भी d है, इधर भी d है, d निकालो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 63 -5 × m - 1 is equal to 5 - 9 is -4। ये हो गया। और उन्होंने पूछा कि हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी। अननोन हमारे पास अब m ही है बस, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है d, उसकी वैल्यू भी m की टर्म्स में ही आई हुई है।
डी की वैल्यू क्या है 30/n+1। (30/n+1) ठीक है। और इसको देखिए जरा एक्सपेंड करें 63 -5n -5 इंटू -1 क्या हो गया प्लस का 5 इज इक्वल टू -4। तो 2 2 ज़ा 4 2 15 ज़ा 30 15 इंटू 63 + 5 इज 68 -5n अपॉन n+1 इज इक्वल टू -2। इस n+1 को उधर ले जाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 68। तो 15 8 ज़ा 120 15 6 ज़ा 90 और 12 90 और 12 हो गया कितना 102 1020 -15 5 ज़ा 75m -2 इंटू m+1 1020 -75m इज इक्वल टू -2m -2 को इधर ले आओ -75m + 2m इज इक्वल टू -2 -1020 -75 + 2 कितना हो गया माइनस का 73m। अब -2 इंटू -1020 हो गया -1022 माइनस से माइनस कर दिया 73 को इधर ले जाओ 1022 अपॉन 73। अब 73 जो है मुझे लगता है प्राइम नंबर है शायद 73 किसी के टेबल में तो आता नहीं, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। 73 हाउ मच 1022 वो कैसे होगा 73 जो है ना 100 से थोड़ा सा कम है ठीक। आप 100 से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ, अगर मैं 100 भी मान लेता तो 100 10 लगभग 1000 होता है, 1000 के आसपास का नंबर है। तो 73 10 अगर मैं लूँगा तो 730 हो जाएगा। 12 से भी बात नहीं बनेगी, 14 लेंगे क्योंकि 14 में लास्ट में 4 आ रहा है ना, और 14 3 42 होता है, तो शायद बात बन जाए 14 से हो रहा है ठीक है। तो 73 14 एम की वैल्यू देखना है ना 14 ही होगी 9.2 का लास्ट है ना। चलिए जी, उसके बाद बताइए जीपी में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। लास्ट में शायद हमने एग्जांपल 14 करा था, एग्जांपल नंबर 15 है ये मैं करवाऊंगा। एग्जांपल 15 या ट्राई करा है किसी ने 15 नहीं? हाँ ठीक है। 9.3 में है कुछ डाउट? 1 मिनट वेट करें अभी आ रहा हूँ।
क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 में है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 777, 7777, 2 एंड 10। तो इस क्वेश्चन को करने का ना एक तरीका होता है। पेज नंबर 189 एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में वो बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। तो रिक्वायर सम Sn is equal to 7 plus 77 plus 777 plus 7777 plus dot n टर्म्स तक आपको इन सारी टर्म्स को आपको ऐड करना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसमें से आप 7 ले लें कॉमन, इसमें से आपने 7 कॉमन ले लिया। वन डबल वन ट्रिपल वन डबल वन प्लस डॉट डॉट, ये हो गया। अब क्या करना है, पूरी टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 9 से बाहर डिवाइड कर दो। मतलब ऐसा करो कि ये 7 है तो इसको लिखो 7/9 इंटू 9। 9 से क्यों बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास 7/9 इंटू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस 2 एंड टर्म्स। देखिए 9 से ही मैंने मल्टीप्लाई इसको क्यों करा है। हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए ना जहाँ पर हमें दिखाई दे कि पहले 1 टर्म है, फिर 2 टर्म है, फिर 3 टर्म है, फिर 4 टर्म है, ठीक है, तो आप उसको कैसे भी करके आप उसको इस फॉर्म में ले आओ। 9 सिंगल 9 डबल 9 ट्रिपल 9 4 बार 9 इस फॉर्म में आप ले आओ। वो लाने के बाद क्या आसानी होगी वो देखना आप कि 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा उससे हमें, क्योंकि अभी जो ये मेरे को दे रखा है ना ये जीपीपी नहीं है, ये एपीपी नहीं है। तो हमसे बस ये पूछ लिया कि आप इसका सम निकाल दीजिए। अच्छा चलो सम भी मैं कर देता, कैसे भी करके कुछ लॉजिक लगाते। यहाँ पर तो एन टर्म्स दे रखा है तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी डिफाइंड नहीं है, तो कैसे करें, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 9 डबल 9 ट्रिपल 9 ये होने के बाद में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये बाहर तो 7/9 है, इस 9 को लिखा जा सकता है 10 - 1। इस 9 की जगह लिखो 10 - 1 पहला ब्रैकेट। बस ये जो 99 है इस 99 को लिखो 100 - 1 दूसरा ब्रैकेट। ये जो 999 है इस 999 को लिखो 1000 - 1 तीसरा ब्रैकेट। प्लस ये जो 9999 है इसको लिखो 10,000 - 1 प्लस डॉट 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 2 n टर्म्स। ठीक है, ये कर दिया। ये करने के बाद में अब आप क्या करिए, ये जो 10 है 100 है 1000 है 10,000 है इनको तो एक साथ देखो। 7/9 ब्रैकेट में 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स तक, ये हो गया। तो भाई अब जैसे 9 99 999 9999 कहाँ तक जा रहा था, एन टर्म्स तक जा रहा था। ऐसे ही हर एक ब्रैकेट एन टर्म्स तक जाएगा। तो 10
100 प्लस 1000 प्लस 10,000 टिल n टर्म्स, और n बार ही -1 है, तो आप इधर भी -1 यहाँ भी है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, तो माइनस ले लो कॉमन, और ब्रैकेट में जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा +1। ऐसे इस ब्रैकेट में से -1, मतलब इसमें से सब में से 10, 100, 1000 ये वाली टर्म्स तो मैंने निकाल कर अलग ऐड कर ली। अब क्या बचा, हर ब्रैकेट में इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। -1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, ठीक है। तो माइनस आपने यहाँ कॉमन ले लिया, आपने लिखा 1 + 1 + 1 + 1 डॉट डॉट डॉट, कितनी टाइम्स, n टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है ना। -1 ने कॉमन ले लिया, तो -1 अगर सोचिए कि 1 को 2 बार ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 2, 1 को 3 बार ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 3, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3, 1 को 4 बार ऐड करते हैं तो 4, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा n, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इधर कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 7/9, और फिर ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो पहले तो है 10, फिर 100 को लिखो 10 का स्क्वायर, फिर 1000 को लिखो 10 का क्यूब, 10,000 हो गया 10 की पावर 4 टिल n टर्म्स, ठीक है। ये तो खत्म हुआ। उसके बाद माइनस और n, बस भाई माइनस तो यहाँ पर था ही, एंड 1 इज गेटिंग एडेड n टाइम्स, तो जब 1 2 बार 3 बार ऐड होता है तो 3 आ जाता है, जब n बार ऐड होगा तो n आ जाएगा, तो -n आ गया। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है सना? यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आप ये देखिए, ये जो पहला ब्रैकेट है ये तो जीपी बन गया, ये तो जीपी बन गया। इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म यानी कि ये तो हो गया 10, और सेकंड टर्म को अगर डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से तो 10 का स्क्वायर अपॉन 10 कितना आ गया 10, तो कॉमन रेशियो भी 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 7/9, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा मेरे पास सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये इस पूरे ब्रैकेट का हो गया। पूरे ब्रैकेट में हमने सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, और n को n ही रहने दिया क्योंकि n टर्म्स तक ही हमें ऐड करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी कि कितनी टर्म्स है, n ही दे रखी है, और -n लास्ट में 7/9। a क्या है 10, r कॉमन रेशियो क्या है वो भी 10, 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 माइनस n। टेन इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 9 माइनस n, तो 7/9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n-1 माइनस 9n अपॉन 9, तो 7 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n-1 माइनस 9n, ठीक है। और ये 9 9 से कितना हो गया 81, तो 7/81, ये आपका फाइनल इसका आंसर, ठीक है, समझिए। इन्होंने एलसीएम नहीं लिया, इन्होंने बस ये लिख दिया, इन्होंने यहाँ तक करके छोड़ दिया 7/9, 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 9 माइनस n, इन्होंने यहाँ तक करके छोड़ दिया, ठीक है जी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, इस तरफ करवाना। में देखिएगा 16 में है, अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 great grandparents, and so on. Find the number of his ancestors during the 10 generations preceding his own. During the 10 generations preceding his own. A person has 2 parents. ठीक है,
पेरेंट्स तो हो गए 2, मम्मी पापा 2 हो गए। अब ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी आ गए और नाना नानी आ गए, तो टोटल 4 हो गए। तो ये हो गए 4। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कितने हो गए, मतलब दादा जो है दादा के भी फादर मदर, दादी के भी फादर मदर, है ना, और ऐसे ही नाना के भी फादर मदर, नानी के भी फादर मदर। तो कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है ना भाई, हर एक के 2-2 और हैं, मम्मी पापा हर एक के 2-2 और हैं। तो इधर हमारे दादा दादी नाना नानी थे, तो दादा के मदर फादर कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो 4 तो ये थे, 2 वो हो गए, 4 और 2 4 तो ये थे। और अच्छा 1 मिनट, कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ हो रही है, मैंने 8 दिया, तो हर एक के 2-2 है ना, 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने एक पर्सन की बात करी है, तो उस पर्सन के, चलो छोड़ो आप इसमें दिमाग मत लगाओ, कुल मिलाकर ये चीज़ उन्होंने दे रखी है कि भाई पेरेंट्स 2 हैं, ग्रैंड पेरेंट्स 4 हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो 8 है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये इन्होंने दे रखा है, फिर आगे वो बोल रहे हैं एंड सो ऑन, ये हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई आप उसकी जनरेशन से 10 जनरेशन पीछे चले जाओ और आप ये बताइए कि टोटल पूछ रहे हैं ना, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स बताने हैं आपको। तो भाई ए तो हो गया 2 पहला टर्म, फिर पेरेंट्स जो है दूसरा टर्म हो गए, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म अगर हम करते हैं हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाता है। तो कॉमन रेशियो 4/2 करोगे तो भी 2 आएगा, 8/4 करोगे तो भी 2 आएगा, है ना। 4/2 करा, 2 × 2 2 × 4। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया 2, तो ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, ये हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ओन, तो n की वैल्यू कितना दे रखा है 10, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा a × r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो सम ऑफ 10 टर्म्स यानी कि सम ऑफ 10 जनरेशंस क्या हो जाएगा, ये कितना है 2 और 2 की पावर 10 -1 अपॉन 2 - 1, कॉमन रेशियो 2 है ना, 2 - 1, तो 2 × 2 की पावर 10 कितना होता है भाई 1024 -1 1023 हो गया, 2 × 1023 कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 × 6 2 2 × 4 2 0 0 2046। अब जिस तरीके से हमने अरिथमेटिक मीन करा था उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन भी है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन में ये होता है कि कोई 2 नंबर्स के बीच का, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो लिखिएगा ज्योमेट्रिक मीन, नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, तो लिखिएगा ज्योमेट्रिक मीन
between two numbers A and B is given as GM is equal to under root A into B। वो जो दोनों नंबर्स हैं उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद to insert n number of geometric means between two numbers A and B, R is equal to, कॉमन रेशो निकालेंगे यहाँ पर। कॉमन रेशो का फॉर्मूला होगा B अपॉन A की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। B अपॉन A की होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। पहला ज्योमेट्रिक मीन, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन को हम बोलेंगे कैपिटल G1। कैपिटल G1, नमस्ते। कैपिटल G1 का फॉर्मूला लिखें A इंटू B अपॉन A की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन G2, इसका फॉर्मूला होगा A R स्क्वायर, ये क्या हो गया A इंटू आर लिख दिया ना मैंने सीधा, A R स्क्वायर। तो A R स्क्वायर क्या होगा A इंटू इसका स्क्वायर क्या होगा B अपॉन A की पावर 2 अपॉन n प्लस 1, 2 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। एंड बीजे एंड सो ऑन, जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं फिर हम कर लेंगे इन फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है जी। 9.3 के जितने आप कर सकें क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट आए वो आप बताना मेरे को, और आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद लास्ट वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद ना हो पाए, तो मैं करवा दूँगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना कर लीजिए। अच्छा, फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास आज नहीं ले पाऊँगा, ठीक है।